हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। आप सबका स्वागत है लर्न एनसीईआरटी बुक्स। कल हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 रीड किया था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि लोगों ने कब कहाँ और कैसे अपना जीवन यापन शुरू किया। आज हम पढ़ेंगे कि आखेटक जो थे खाद्य संग्राहक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए जो घूमते थे, उन्होंने भोजन से अपना उत्पादन करना कैसे शुरू किया, कि भोजन कब कैसे इकट्ठा करना शुरू किया और भोजन के बाद उन्होंने फिर उत्पादन करना कैसे शुरू किया। ठीक है। आरंभिक मानव का हमने पता कर लिया कि नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, फिर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, और फिर गंगा और सहायक नदी के किनारे 2500 साल पहले आवास प्रारंभ हुआ था। फिर इन्होंने अपना भोजन की तलाश और उत्पादन करना शुरू किया था। ठीक है। आखेटक का हमें पता है। आखेटक क्या होता है? आखेटक जो खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है, खाना इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना। ठीक है। अब उनका खाना क्या होता था उस टाइम पर? खाना वही जंगली जानवरों का शिकार करना, मछलियाँ, चिड़ियों को पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। अब आखेटक थे जो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनके कई कारण बताए हैं। कि पहला कारण है जैसे कि वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो फल फूल, पौधे और जानवर होते थे वो उनको खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था दूसरे जानवर अपने खाने की तलाश में। ठीक है। दूसरा कारण इन्होंने बताया है कि जानवर अपने शिकार के लिए, ठीक है, चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और फिर जानवरों के पीछे पीछे इनको भी जाना पड़ता था। और तीसरा कारण इन्होंने बताया है कि मौसम के कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है। क्योंकि फल फूल है जो वो मौसम के अनुसार ही उगाए जाते हैं। कई बार जैसे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है या फिर कई बार सूखा पड़ जाता है, उस कारण इनको फिर एक जगह से दूसरी जगह अपना आवास बदलना पड़ता था। ठीक है। आवास के बाद फिर ये कहता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें। ठीक है। पुरातत्वविद वही कि जो पुरानी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो इनका जिन्होंने इनका अध्ययन किया है। ठीक है। तो ये कहता है कि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली है। अब कैसे मिली होगी जानकारी? हमें वहाँ पर उनका कुछ साक्ष्य मिला होगा, तभी तो हमें जानकारी मिली होगी ना। तो वही ये कह रहा है कि जैसे कुछ उन्होंने पत्थर, आग का आविष्कार किया था तो वहाँ पर पत्थर मिले हैं। अगर उन्होंने पेड़ पौधे काटे हैं तो लकड़ियों के टुकड़े मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि पहले मानव रहता था, यहाँ पर रहता था। मानव के बारे में हमें जानकारी मिली है। तो देखिए क्या कह रहा है ये। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों, मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण आदि तैयार किए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए ये पौधा लगा रहा है, तो इसका उपयोग ये जड़ों को खोदने के लिए, इसकी हेल्प के लिए किया जा रहा है, पत्थर के जरिए। ठीक है। और यहाँ पर जैसे इन्होंने जो जानवरों की खाल है उसको सीलने के लिए इस पत्थर का यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब लोगों ने रहना बसना शुरू किया तो वो कहाँ कहाँ पर रहना शुरू किया, तो इन्होंने बताया है कि भीमबेटका, इनाम गांव, हुसगी, कुरनूल गुफाएं, सबसे पहले ये वो जगहें थी जहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ है शैल चित्रकला। शैल चित्रकला वो होती है जैसे पहले ज़माने में गुफाओं में लोग रहते थे, तो वहाँ पर कुछ दीवारों पर चित्रकारी कर देते थे, जैसे किसी जानवर की पिक्चर बना दी या किसी पौधे की बना दी। ठीक है। तो उसको शैल चित्रकला बोला जाता है। शैल मतलब पत्थर और चित्रकला मतलब किसी की कुछ भी पेंटिंग बनाना, जैसे जानवरों की पेंटिंग बना देते थे उस टाइम पे, हिरन और भेड़ बकरी ये होते थे, तो उस टाइम पे वैसे सजीव चित्रण बना देते थे। लाइक कुछ करते हुए दिखा देते थे, भाग रनिंग कर रहे हैं वो। ठीक है। ऐसे घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से ये शैल चित्रकला के बारे में बताया हुआ है। देखिए ये दी हुई है यहाँ पर गुफा।
नेक्स्ट दिया हुआ है हमें पुरास्थल। पुरास्थल क्या हो गया? पुराना स्थान, यानी कि बहुत पहले का स्थान। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वही कि हमारे इतिहास की बात हो रही है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। इसी से तो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मानव वहाँ पर रहते थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। आग की खोज। अब जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक हैं कि आग की खोज कहाँ पर हुई, ठीक है, बड़ा सनाना घर कहाँ पर है, वो हम आगे आगे अलग अलग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और हमें सब पता चलता जाएगा। ठीक है। अभी आग की खोज बताइए। आग की खोज सबसे पहले कुरनुल गुफाओं में। कुरनुल गुफा कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कुरनुल गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब कहीं पर आएगा जैसे मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें आएंगी तो वो हमें सब याद रखना है। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो कुरनुल गुफाओं में क्या मिला था हमें? आग के साक्ष्य मिले थे। वहाँ पर लोगों ने आग को जलाना सीख लिया था। ठीक है। आग को जलाना सीखेंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं? मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उसका यूज़ करते होंगे। ठीक है। फिर इन्होंने नाम और तिथियां दी हैं। ये बता रहा है कि जैसे कि जिस काल से हम पढ़ते आ रहे हैं उस काल को क्या बोलेंगे, कि सबसे पुराना काल कौन सा है, मध्यकाल कौन सा है और नवपाषाण कौन सा है। ये बता रहा है कि इतने सालों से इतने साल तक हमारा सबसे पुराना काल है। ठीक है। इतने सालों से इतने सालों तक हमारा मध्यपाषाण है और फिर हमारा नवपाषाण शुरू हो जाता है। तो इसके अनुसार ये कहता है कि पूरा पाषाण 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है। सबसे इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सीटेट में भी पूछा गया है कि पर्यावरण बदलाव किस काल में देखे जाते हैं, तो वो मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल में देखे जाते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले से तक माना जाता है। ठीक है। फिर इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि मध्य पाषाण को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। प्राय इन औजारों से हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। देखो ऐसा है, पूरा पाषाण का मतलब होता है सबसे पहला वाला टाइम। तो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ होता था। लेकिन जैसे जैसे समय घटता चला गया, आगे बढ़ते गए, तो पत्थरों का साइज छोटा होने लगा और नव पाषाण तक आते आते बिल्कुल मतलब नैरो बोलते हैं ना उसको, पत्थरों का साइज ठीक हो गया था। उन्होंने नए नए औजार बनाना शुरू कर दिया था, उनको बनाना आ गया था। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। और ये कह रहा है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बदलती जलवायु। अब वैसे ही है। ठीक है। जैसे जैसे लोगों ने रहना शुरू किया, बसना शुरू किया, तो जलवायु बदलती ही है। ठीक है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव देखने को आए। ठीक है। गर्मी बढ़ने लगी थी। अब गर्मी बढ़ेगी तो क्या हुआ? तो फसल पर भी असर होगा। और इसने कहा है कि इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपना ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है। उसके बाद आता है बदलती जलवायु के साथ अब लोगों की खेती पर भी असर होगा और उनके पशुपालन पर भी असर होगा। ठीक है। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया होगा। अब जैसे बदलती जलवायु के अनुसार लगा लो कि बारिश ज़्यादा होने लग गई। अब जो हमें खेती करनी है उसके लिए अगर बारिश पर्याप्त है तो वहाँ पर अच्छी खेती होगी और पशुपालन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। अब
किसान जहाँ पर खेती करेंगे वहाँ पर बसेंगे भी, अब बसेंगे तो फिर वो वहाँ पर अपना पशु को भी पालना शुरू कर देंगे। और सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया था। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। धीरे धीरे वो कृषक बन गए थे। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू किया, जिसको हम कृषि पशुपालन ही बोलते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि सबसे पहले इन्होंने किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर बकरी, गाय, सूअर आदि को बनाना शुरू किया था। ठीक है, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। फिर ये लास्ट में बता रहे हैं कि बसने की प्रक्रिया हमारी कैसे शुरू हुई। अब ये लगा लो कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारा खाने पीने का और काम अपना शुरू कर देते, तो उसी तरह उस टाइम पे भी था। लोगों ने अपनी खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि उनका काम भी बढ़े और उनका जीवन यापन अच्छा हो, तो उसी को बसने की प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, लोगों के द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों जानवरों का लोग चयन करते थे। ठीक है, ऐसे जानवरों को पालते थे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, जानवर बीमार कम रहे और उनके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, हिंसा ना करे जानवर। ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है एक नवीन जीवन शैली। अब इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, तो एक इनका नया जीवन उभर कर आने लगा। ठीक है, अब खेती कर रहे हैं तो इनके पास बीज होने लगे। बीज के रूप में फिर ये अनाज उगाते थे, जिससे उनको खाद्य के रूप में मिलने लगा। अब ये खाद्य का रूप ये उपहार के लिए करते थे। उस टाइम पे जैसे वस्तु विनिमय सिस्टम होता था, अगर एक वस्तु हमें खरीदनी है तो उसके बदले में हमें दूसरी वस्तु देनी होती थी। ठीक है, तो उपहार के रूप में भी दिया जाता था और इसका भंडारण भी किया जाने लगा था, स्टोरेज किया जाने लगा था। इसको स्टोर करके रखा जाता था अपने आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में इन्होंने बताया है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले ये मिले हैं कश्मीर और पूर्व दक्षिण भारत में। ठीक है, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी। इन्हें इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे, पशु हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया। ठीक है, इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। फिर स्थायी जीवन की ओर, अब कृषि करना शुरू कर दिया था मानव ने, अपना बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। स्थायी जीवन सबसे पहले जीना कहाँ पर शुरू हुआ था? ये था वर्तमान कश्मीर में, जो है बुरजोम कश्मीर में। ठीक है, तो उन्होंने स्थायी जीवन यानी कि उन्होंने अपना प्रॉपर घर बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले घर कैसे बनाए उन्होंने? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे तो उसे क्या कहते थे? उसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती थी और ये ठंड में भी हमारी सुरक्षा करती थी। झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग को जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, फिर आता है बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं पूर्व पाषाण उपकरणों से भिन्न, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मूसल का उपयोग अनाज वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है और ये सच है, हमने देखा ही होगा, आपने भी देखा ही होगा कि अभी भी कुछ लोग गाँवों में ओखली और मूसल का यूज़ करते हैं। उसी तरह प्राचीन
उत्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बने होते थे। ठीक है, ये देखिए नवपाषाण युग के औजार। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है इन्होंने कि नवपाषाण काल में पात्र बनाना शुरू हो गया था। ठीक है, पात्र मिट्टी के बर्तन बनते थे। पात्र का मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, धीरे धीरे फिर इन्होंने कारीगरी करना शुरू कर दिया, पेंट करना शुरू कर दिया, अलग अलग कलर के बनाते थे। ठीक है, फिर इन्होंने इसका भंडारण के लिए यूज़ करना, इसमें जैसे गेहूँ चावल दलहन जो भी है उसको इसमें स्टोर करके रख देते थे। ठीक है, ये पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। नवपाषाण युग के प्रस्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि इनको सजाया भी जाता था। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल गेहूँ दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। ठीक है, इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। फिर ये कह रहा है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये देखो ये लिखा हुआ है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, मेरगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ जौ भेड़ बकरी पालना लोगों ने सीखा था। ठीक है, और मेहरगढ़ में घर बने हुए हैं ऐसे आयताकार। ठीक है, चौकोर या आयताकार बोलते हैं इनको। इसमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं और भंडारण के भी काम आते हैं जो। ठीक है, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है बताइए आप। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के पास कुछ सामान रखते थे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर मृतकों के पास उनके खाने का सामान रखा जाता, तो वो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बोलन दर्रे के पास। ठीक है, ईरान जाने वाले रास्ते पर। ठीक है, अब ये देखो ये क्यों रखते थे मृतकों के पास खाने का सामान, ये उनके सम्मान में रखते थे। इनका मानना था कि वो मरने के बाद भी हम इनको खाना देंगे ताकि वो अपनी पूर्ति कर सके, वो खाना खाते रहे, उनके लिए वो जीवित माने जाते थे। ठीक है, जैसे कई जगह पर किसी व्यक्ति के साथ खाने का सामान दबा देते थे या किसी की उसका फेवरेट सामान कुछ भी रख देते थे। ठीक है, ये देखो ये रखा हुआ देखिए, ये किसी बंदे का किसी व्यक्ति का कंकाल है और उसके साथ में ये है एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। ये बकरी का कंकाल है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। ठीक है, वो ये जताते थे कि हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के लिए इसको साथ में भेज रहे हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये दिया हुआ है फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अभी मैंने बताया ही था कि गुफाओं में वो चित्रकारी पेंटिंग किया करते थे और पेंटिंग वो किसी भी रूप में हो सकती थी। ठीक है, जानवरों के भी बना देते थे वो। ठीक है, और यहाँ पर बनाई हुई है इन्होंने जंगली जानवर घोड़े गाय भैंस गैंडा रेंडियर, ये देख सकते हैं यहाँ भी बनी हुई है पेंटिंग। गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था और ये कौन सा टाइम था, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच की बनाई हुई पेंटिंग है ये। ठीक है, अभी लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगी। जो मैंने बर्तनों की बात की कि कौन से समय में कौन से रंग के बर्तन मिले हैं, आप इसको सिर्फ वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये 4 तरह के बर्तन हैं जो हमारी हिस्ट्री में मिले हैं। लाल रंग के बर्तन सिंधु सभ्यता काल में मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, काले रंग के बर्तन मौर्य डायनेस्टी मौर्य काल में मिले हैं। लाल और काले रंग के बर्तन नवपाषाण काल में मिले हैं। धूसर रंग के बर्तन वैदिक काल में मिले हैं। ये आपकी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग तरह से, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। लाल रंग के बर्तन सिंधु सभ्यता, काले रंग के बर्तन मौर्य काल, लाल और काले रंग के दोनों तरह के बर्तन नवपाषाण में, धूसर रंग के बर्तन वैदिक काल में। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।